Hello to all. Good evening everyone. Good evening to all. कैसे हैं सब लोग? Good evening everyone. Good evening all. क्या बात है, आज अटेंडेंस कम लग रही है? आज अटेंडेंस कम लग रही है, क्या बात है? कोई क्लास चल रही है क्या अभी? चलो जल्दी ज्वाइन करोगे, जल्दी ज्वाइन करते, वेट करते सब। हाँ भाई, तो कल हम लोग क्या कर लिए थे? कल हम लोगों ने फॉर्मूलाज देखा था, फॉर्मूला हमने रिवाइज किया, फॉर्मूला हमने याद करने की कोशिश की। यस राइट, वी हैव डन सर्टेन फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूलाज याद करना था। और साथ ही साथ हमने मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में हमने कवर किया था डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड किस बीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रिज्मेटिक या नॉन प्रिज्मेटिक? डबल इंटीग्रेशन मेथड किस बीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रिज्मेटिक या नॉन प्रिज्मेटिक? प्रिज्मेटिक, राधे राधे, प्रिज्मेटिक, राइट। सेकंड, अगर मेरा पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड मोमेंट स्पैन में लगा है तो क्या हम डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? Why we cannot use? Why we cannot use? हाँ, because bending equation will not be same throughout the length, इसलिए हम यूज नहीं कर सकते। अच्छा, मान लो कोई केस है जहाँ पे पॉइंट लोड लगा है लेकिन बेंडिंग इक्वेशन थ्रू आउट सेम है, क्या उस सिचुएशन में यूज कर पाएंगे? मान लो किसी केस में पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा है लेकिन मेरा बेंडिंग इक्वेशन थ्रू आउट द बीम सेम है, तो क्या उस सिचुएशन में डबल इंटीग्रेशन यूज हो पाएगा? यस, इट विल बी, है ना? इट विल बी, राइट। एकदम। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना? ओके। अच्छा, कितने लोग की बात समझ आते हैं कि अगर एक क्लास छूट जाए तो लैब पे लैब बनता जाता है? अगर एक क्लास छूट जाता है ना, तो फिर वो कब आपका पाइलअप होता जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऑलवेज इट इज रिकमेंडेड कि यार मोमेंटम में चले चलो, है ना? इसलिए बोलता हमेशा मोमेंटम में चले चलो, जहां छूटेगा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। और सेम नॉट ओनली फॉर क्लासेस, बट आल्सो फॉर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, आल्सो फॉर डीपीपीस, आल्सो फॉर पीवाईक्यू, सबके लिए रिवीजन, सबके लिए चीज वैलिड होता है, ठीक है? ओके, चलिए सर आते हैं अपने सेकंड मेथड पे। व्हाट इज माय सेकंड मेथड माय डियर फ्रेंड? दैट इज योर मकॉलेज मेथड। मकॉलेज मेथड। कितने लोग लाइव बहुत दिन बाद आ रहे हैं? बहुत ही मतलब 2-3 क्लास के बाद आ रहे हैं? कितने लोग ऐसे? सभी बोले सर 2 क्लास छूटा था मेरा, लेकिन आज भी 2 क्लास पीछे हूँ। अच्छा, हमको पता है ना, तभी तो हमको पता है कि कब किस मौके पे वीडियो डालना है। हमको पता है ना कब मौके पे वीडियो डालना है। एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, एग्जाम करना है, एग्जाम जरूरी है। नहीं देंगे तो क्या होगा? डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो भाई जेट एग्जाम में बैक नहीं मिलेगी। अगर रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ चलिए, ठीक है। देखिए हम बात करेंगे इसको अंत में। स्टार्ट करते हैं सेशन, स्टार्ट करें सेशन, फटाफट सब लोग एनर्जेटिक हो जाएंगे, फटाफट सब लोग एनर्जेटिक हो जाएंगे। यस, चलिए। तो मेरे दोस्त, डबल इंटीग्रेशन मेथड में बोला था कि दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर प्रिज्मेटिक बीम। तो मकॉले साहब ने भी यही बोला है, मकॉले मेथड में भी यही होगा। क्या होगा यार? दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर प्रिज्मेटिक, मतलब यहां भी नॉन प्रिज्मेटिक होल्ड नहीं करेगा। तो दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर प्रिज्मेटिक बीम, प्रिज्मेटिक बीम, ठीक है? अब देखो अगला पॉइंट। तो भैया डबल इंटीग्रेशन से डिफरेंट क्या है? डबल इंटीग्रेशन से डिफरेंट ये है कि दिस मेथड कैन बी यूज्ड इवन व्हेन यूनिफॉर्म बेंडिंग इक्वेशन इज नॉट ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द बीम। मतलब अगर पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा है तो उस सिचुएशन में भी आपका ये मकॉले मेथड काम करता है। समझ आ गया बात? तो ये एडवांसमेंट है किसके कंपेयर में? ये एडवांसमेंट है किसके कंपेयर में? बताओ यार, डबल इंटीग्रेशन के कंपेयर में, ठीक है? तो डबल इंटीग्रेशन हम क्या बोले थे कि भाई वो मेथड तभी यूज कर पाओगे जब यूनिफॉर्म बेंडिंग इक्वेशन थ्रू आउट द बीम मिलेगा। लेकिन मकॉले ने इसको खत्म कर दिया। क्या बोला यार? उन्होंने बोला दिस मेथड कैन बी यूज्ड even when uniform bending equation is not obtained throughout the beam। ठीक है सर, तो ये कैसे काम करता है ये सोचने की बात हो गई। अभी काम कैसे करते हैं सोचना पड़ जाएगा भाई। मतलब अगर आपके बीम पे पॉइंट लोड लगा है तब भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपके बीम पे पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा है तब भी आप यूज कर सकते हो। यस और नो बोलो क्या? तो मान लीजिए आपके बीम पे 2 पॉइंट लोड है, ठीक है? ए बी सी डी, लोड आपका मान लेते हैं पी बी, लेंथ मान लेते हैं एल एल एल, राइट? व्हाट इज द सपोर्ट रिएक्शन माय डियर फ्रेंड? व्हाट विल बी द सपोर्ट रिएक्शन? पी एंड बी। द सपोर्ट रिएक्शन इज नथिंग बट पी एंड बी, ठीक है? 1 मिनट। ओके, सो द सपोर्ट रिएक्शन इज नथिंग बट पी एंड बी। अब थ्रू आउट द बीम क्या बेंडिंग इक्वेशन सेम रहेगा? थ्रू आउट द बीम क्या बेंडिंग इक्वेशन सेम रहेगा? नहीं रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जहां वैरी होने का चांसेस है, जो मेरे को विजुअलाइज हो रहा है, वहां पे एक सेक्शन ले रहे हैं अलग अलग, ठीक है? अलग अलग देखेंगे सब लोग। तो मेरे दोस्त, ये बन गया मेरा सेक्शन H1, ये बन गया मेरा H2, फटाफट चैट सेक्शन पे आ जाओगे, फटाफट चैट सेक्शन पे आ जाओगे, फटाफट सब लोग चैट सेक्शन पे आ जाओगे। चलिए अमित बाबू। यस सर, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। मुझे बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन H1 बताओ। x1 to bending moment p into x1 पॉजिटिव होगा। x है ओके सर, ओके प्लस हां px प्लस px ओके
P into bending moment at the section H2H2. Bending moment at the section H2H2. Okay. Plus Bx हाँ minus P into x minus L. बहुत बढ़िया. Bending moment at the section H3H3. X3 P into x plus हो जाएगा. हो जाएगा. आगे फिर हो जाएगा P minus P into x minus 2L. ओ यहाँ से तो कर सुनो माइनस P ये x है. माइनस x हाँ L हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस P into x minus 2L. चलो थैंक यू. अब ये लो, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? बेंडिंग मोमेंट एट द डिफरेंट सेक्शंस. क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ जी, क्या ये बात सबको क्लियर है? अब यहाँ पे मकौले साहब ना, देखो यार, इंजीनियर अलग ही पागल होता है ना, जो एक्चुअली इंजीनियर होता है. अब ऐसे तो बहुत सारे इंजीनियर मिलते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई कोई भी इंजीनियर बन गया है ना, रात चलती इंजीनियर मिल जाते. इंजीनियर थोड़ी होते हैं. इंजीनियर का नाम बदनाम करके रखा हुआ है लोगों ने. पढ़े लिखेंगे ये नहीं, अब बोलेंगे जॉब लग जाएगा. पढ़ोगे तब ना जॉब लगेगा. बे तुम्हारे पास क्या स्किल है जो तुमको जॉब लगेगा? तो मकौले साहब एक बढ़िया इंजीनियर थे. उन्होंने ये पैटर्न देखा, उन्होंने पैटर्न देखा और बोला अच्छा ऐसा है. हमको क्या दिख रहा है, अलग अलग रीजन में अलग अलग टर्म वैलिड है. ठीक है, उन्होंने क्या बोला, एक काम करो, इसको अलग अलग रीजन में बांटो. मान लो फर्स्ट रीजन है, मान लो ये सेकंड रीजन है, ठीक है, और मान लो ये थर्ड रीजन है. तीन अलग रीजन में बांट दिया. अब तुम जरा देखो, एक टर्म है जो हर रीजन में वैलिड है. चेक करो तो, इफ आई मूविंग लेफ्ट टू राइट, तो आपको एक टर्म मिल रहा है जो हर रीजन में वैलिड है. मतलब आपको जो पहला टर्म बेंडिंग इक्वेशन का लिखना है, वो टर्म हर जगह वैलिड रहेगा. ठीक है, मकौले साहब ने क्या बोला, काम करो, आप बेंडिंग इक्वेशन लिखो जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द बीट. सुनो पहले जो बात बोले समझो. मकौले साहब लास्ट में लिखाएंगे. मकौले साहब ने क्या बोला कि राइट द बेंडिंग इक्वेशन जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द बीट. तो आपका स्टार्ट ए था, स्टार्ट आपका ए था, बी आपका एंड था. यस और नो? जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द बीट आपको बेंडिंग इक्वेशन लिखने बोला मकौले साहब ने. ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे? पहला लेफ्ट टू राइट हम जैसे चलते जा रहे हैं, जैसे फोर्स आते जा रहा है, लिखते जाएंगे. समझ रहे हो? आपको मेरा ए लेफ्ट में, बी राइट में है, तो लेफ्ट स्टार्ट से एंड पहुंचते पहुंचते जैसे फोर्स आएगा उसका मोमेंट लिखते जाएंगे. तो सबसे पहले कौन आया? बी आया, बी इनटू x. ये वाला इक्वेशन राइट. तो मकौले साहब ने बोला राइट द बेंडिंग इक्वेशन जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द बीट एंड पुट द ब्रेसेस आफ्टर ईच टर्म टू इंडिकेट whether the next term is valid or not. भैया मेरे पहला टर्म हमेशा वैलिड, यस और नो? अरे देखो यार, पहला टर्म हमेशा वैलिड, राइट. अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप देखो ये वाला टर्म सेकंड और थर्ड रीजन में वैलिड है, ये वाला टर्म सिर्फ थर्ड रीजन में वैलिड है, यस और नो? तो उसको सिंपलीफाई करने के लिए मकौले साहब ने क्या बोला, पुट द ब्रेसेस आफ्टर एंड ऑफ द बीट, पुट द ब्रेसेस आफ्टर ईच टर्म टू इंडिकेट whether the next term is valid or not. वैलिड है या नहीं वैलिड है? तो सर कैसे वैलिड या इनवैलिड चेक करेंगे? समझो बात को ध्यान से. अगर हम फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रीजन, तो फर्स्ट रीजन में आपका x कहां से कहां तक वैरी करेगा? लेफ्ट टू राइट चल रहे हो. आपके फर्स्ट रीजन में x कहां से कहां तक वैरी करेगा? 0 to 12. 0 to 12 वैरी करेगा सर, 0 to 12 वैरी करेगा, राइट. नाउ फर्स्ट रीजन 0 to 12 जा रहा है. x की वैल्यू अगर आप देखो, यू पुट एनी वैल्यू बिटवीन 0 to l, पहला टर्म तो चलेगा. बेंडिंग इक्वेशन ये 0 हम हटा दे रहे हैं क्योंकि हम उसके आगे बात कर रहे हैं, इसमें तो 0 ही होगा. तो पहला टर्म आपका हमेशा वैलिड होगा, फर्स्ट टर्म वैलिड है. सेकंड टर्म में हम कोई भी वैल्यू रखेंगे 0 to l, क्या वो वैल्यू नेगेटिव या 0 शो करेगा? क्या वो वैल्यू नेगेटिव या 0 शो करेगा? आई पुट एनी वैल्यू बिटवीन 0 to l, क्या वो वैल्यू नेगेटिव या 0 शो करेगा? टेल मी यस और नो. सेकंड टर्म यस. आई पुट एनी वैल्यू बिटवीन 0 to l इन द थर्ड टर्म, क्या वो 0 या नेगेटिव शो करेगा? 0 तो नहीं, नेगेटिव शो करेगा, यस और नो? तो अगर ब्रैकेट का टर्म, सुनना बात को ध्यान से, अगर ब्रैकेट का टर्म नेगेटिव है या 0 है तो उसको क्या करेंगे? अगर ब्रैकेट का टर्म 0 है या नेगेटिव है तो उसको क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे. ठीक है, उड़ा देंगे. तो यहां पे क्या लिख रहे हैं? सेकंड एंड थर्ड टर्म इज नेगलेक्टेड. क्या यही चीज आपके बेंडिंग इक्वेशन जो पहले आपने लिखा था वही दिखा रहा था? बेंडिंग इक्वेशन एट x1 आपका प्लस px लिखा रहा था, दैट इज कंटेनिंग ओनली फर्स्ट टर्म. बोलो यार, मकौले साहब ने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. टेक द सेक्शन बिफोर द एंड ऑफ द बीट, टेक द सेक्शन बिफोर द एंड ऑफ द बीट एंड राइट द बेंडिंग इक्वेशन. पुट द ब्रेसेस आफ्टर ईच टर्म टू इंडिकेट whether the next term is valid or not. वैलिडिटी या इनवैलिडिटी कैसे चेक करेंगे? द टर्म इज इनवैलिड जब ब्रैकेट का टर्म आइदर नेगेटिव होगा या क्या होगा? द टर्म इज इनवैलिड जब ब्रैकेट का टर्म आइदर नेगेटिव होगा या क्या होगा? 0 होगा. अरे बोलो यार, डरना नहीं है दोस्त, धीरे-धीरे सब समझ में आ जाएगा, डरना कुछ नहीं है. तो नेगलेक्टेड की जगह हम ये लिख सकते हैं नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड. चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो आते हैं सेकंड रीजन पे. और सेकंड रीजन पे x की वैल्यू रखते हैं l से लेके 2l, जो आपका सेकंड रीजन है. दिस इज द सेकंड रीजन. ब्रैकेट वाला डिस्टेंस है, नहीं, उसको वैलिड इनवैलिड का तरीका आपको बता रहा हूं. हां सर, अब बताओ कौन सा वैलिड होगा, कौन सा वैलिड नहीं होगा? यू पुट एनी वैल्यू बिटवीन l to 2l, l इज नॉट इंक्लूडेड. बोलो कौन सा टर्म इनवैलिड हो जाएगा? आपका पहला टर्म वैलिड है, सेकंड टर्म भी वैलिड है, आपका थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा. क्या यही आपके इस बेंडिंग इक्वेशन में भी दिखा रहा था? क्या यही आपके इस बेंडिंग इक्वेशन में भी दिखा रहा था? सही बात है सर. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, थर्ड रीजन. थर्ड रीजन क्या बोलता है? आपका जो x है वो कहां से कहां तक वैरी करेगा? 2l से लेके 3l. अब बताओ कौन वैलिड कौन इनवैलिड? अब बताओ कौन वैलिड? ऑल आर वैलिड. कोई भी नेगेटिव या 0 नहीं होगा. तो वैलिडिटी सबको पहले समझ में आई, वैलिडिटी पहले सबको समझ में आ गई.
तो आपको मैंने क्या बोला, मकौले साहब ने क्या बोला, टेक द सेक्शन जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द बीम एंड राइट द बेंडिंग इक्वेशन, पुट द ब्रेसेस आफ्टर ईच टर्म टू इंडिकेट वेदर द नेक्स्ट टर्म इज वैलिड और नॉट। लिखने का तरीका क्या होगा, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो पहले लेफ्ट के फोर्स, फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली जैसे जैसे फोर्सेस आते जा रहे हैं उसके मोमेंट लिखते जाओगे। ये बात क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है सबको? यस, प्लीज ड्रॉ फास्ट, प्लीज ड्रॉ फास्ट। सर एस की रेंज फॉर सेकंड एंड थर्ड रीजन स्टार्ट टू जीरो। देखो आपने इसको इंक्लूड कर दिया ना मेरे दोस्त, आप समझो ना, इसके कारण मोमेंट कब आएगा, मेरी बात समझोगे प्रशांत? प्रशांत प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस पी के कारण मोमेंट कब होगा, जब एच एल से बड़ा होगा ना। इस पी के कारण मोमेंट कब आएगा, जब एच एल से बड़ा होगा ना। अगर x बराबर l रखेंगे तो इस p के कारण तो मोमेंट आना ही नहीं। तो इसी कारण से हम जो अपर लिमिट है फॉर वन रीजन उसमें ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू डालेंगे। समझ आ गया? चलिए प्लीज नोट फास्ट, आ जाइए वॉइस में, बहुत दिन से आपको मिस कर रहे थे, बाकी लोग भी बोल रहे थे सर नहीं आ रहा है क्लास। हाँ बोलिए सर। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। अच्छा सर, सपोज दैट सर अगर हम सेक्शन जो लिया सर x2 अगर p के बाद x मान देता सर, हाँ मान c से x बदल देता है, क्या लेना तो क्या फर्क पड़ता, आपका सेक्शन तो सीडी में लियो ना, तो वो दूरी s पे देके इक्वेशन बदल जाएगा। अगर आप वहां पे लेते ये दूरी आप x मानते, नहीं x यहाँ से नहीं ले रहे सर, x c से ले रहे हैं। नहीं अपनी ले सकते तो गलत हो जाएगा, फिर आप मकौले के रूल को ब्रेक कर देंगे। मुझे मकौले का रूल ब्रेक हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एक एक करके बात ही लेना आपको सेक्शन, आप ऐसा नहीं कर सकते कि सडनली जंप कर जाओ, ठीक है? यस चलिए रूल लिमिट 0 टू नो 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 बेटा 0 टू तो ऑलरेडी ले चुके हो ना। जैसे जैसे मेरा बेंडिंग इक्वेशन चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे मेरा चेंजेस आते जाएंगे, वैसे वैसे अपने लिमिट्स को बदलना पड़ेगा ना भाई, वैसे वैसे अपने रीजंस को बदलना पड़ेगा ना। जैसे अगर हम एसी पार्ट बात करें तो यार थ्रू यूनिफॉर्म है, फिर सीडी पार्ट में कोई यूनिफॉर्म दिख रहा है, फिर मैं डीबी पार्ट में यूनिफॉर्म दिख रहा है, तो हमको अपने रीजन को बदलना पड़ेगा। ठीक है प्रशांत, चलिए जल्दी नोट करेंगे भैया। मेरे आपका जो रीजन स्पेसिफाइड है उसी रीजन में आप करोगे ना भाई। आपका जब लोड लगा तब आपका बेंडिंग इक्वेशन बदल रहा है, तो आपका जब बेंडिंग इक्वेशन बदल रहा है तो आपको रीजन बताना पड़ेगा ना भाई, इस रीजन आपका बेंडिंग इक्वेशन एक है, इस रीजन आपका बेंडिंग इक्वेशन दूसरा है। ठीक है प्रशांत भाई, चलिए हो गया सब, जल्दी बताओगे, हो गया सब, जल्दी बताओगे। डन। देखो मकौले समझने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में ट्रिकी होता है, वंस यू अंडरस्टैंड इट इज वेरी इजी, वंस यू अंडरस्टैंड इट इज वेरी इजी। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है मकौले समझने में। डन हो गया ना, देखो यहाँ पे तो पॉइंट्स मेरे होते हुए टेंशन लेने की जरूरत एकदम नहीं है। पॉइंट्स टू यूज मकौलेस मेथड। आपका यूपीएससी का 2024 का कैलेंडर आ गया है और मैंने आज उसमें सेशन भी लिया है जहां पे मैंने आपको डेट्स ईएससी के बता दिए। आपका ईएससी का डेट कब है, फॉर्म कब भरना है, फॉर्म कब निकलेगा, लास्ट डेट क्या है। हाँ ठीक है चलिए, सो पॉइंट्स टू यूज मकौलेस मेथड। सबसे पहला पॉइंट क्या बोले मेरे दोस्त, टेक द सेक्शन, हाँ क्या बोले, टेक द सेक्शन बिफोर द एंड ऑफ द बीम, बिफोर द एंड ऑफ द बीम एंड राइट द बेंडिंग इक्वेशन, राइट द बेंडिंग इक्वेशन, राइट द बेंडिंग इक्वेशन, put the braces after each term, put the braces after each term to indicate whether the next term, is valid or not, the term will be invalid, if the bracket term, लेकिन छोटा है, if the bracket term is negative or zero, if the bracket term is negative or zero। ठीक है सर, इसमें कोई डाउट, इस लाइन में किसी को कोई डाउट है? ये पहला पॉइंट में किसी को कोई भी डाउट है? anyone having any doubt in this first point? You start from start to end, आप just before the end of the beam of section लोगे and you will write the bending equation, you will put the braces after each term ताकि ये बताए कि मेरा अगला टर्म वैलिड है या नहीं है। टर्म इनवैलिड कब होगा, जब ब्रैकेट टर्म नेगेटिव होगा या जीरो होगा। ठीक है दोस्त, क्लियर है बात? इस ब्रैकेट टर्म को शायद किसी बुक में लिबर आर्म टर्म भी लिखते हैं, आई डोंट नो बेटा। ये आई एम यूजिंग दिस सिंस लॉन्ग एंड दिस इज वेरी स्टैंडर्ड व्हाट इज गिवन इन द स्टैंडर्ड बुक्स। ओके ठीक है भाई, अब देखोगे इंटीग्रेशन, हाउ टू इंटीग्रेट, ऐसे लिख लो, हाउ टू इंटीग्रेट। इसी में हमारा पार्ट है हाउ टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हाउ टू इंटीग्रेट, देखो तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे समझो। आपके पास बेंडिंग इक्वेशन आया, क्या है भाई, mx बराबर
p into x minus p into x minus l minus p into x minus 12, यही फॉर्मूला है मेरे दोस्त, यही आया क्या? बोलोगे? तो now when we are going to integrate, तो इंटीग्रेशन से पहले mx को हम क्या लिख सकते हैं? I can write the mx as ei d2y upon dx. This is equal to px minus p into x minus l minus p into x minus 12. ठीक है? अब देखो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो आपको कैसे इंटीग्रेट करना है ध्यान देना। ये हो जाएगा मेरा ei dy by dx, ये पहला इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। ये डेफिनेट इंटीग्रल है या इनडेफिनेट इंटीग्रल है? ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा या इनडेफिनेट होगा? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। तो मेरे दोस्त कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा हमेशा पहले टर्म के साथ ऐड होगा, क्योंकि पहला टर्म आपका हमेशा वैलिड होगा। यस और नो? द फर्स्ट टर्म विल ऑलवेज बी वैलिड। तो ये जो पहला टर्म है उसके साथ आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दो माइनस। अब देखो ये जो ब्रैकेट टर्म है इसको x मान के इंटीग्रेट करना है, मतलब अगर हम इसको x मानते तो क्या होता है? x स्क्वायर बाय 2 होता। यस और नो? तो यहाँ पे x की जगह क्या x माइनस l है, इसका होल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया भैया? कैसे इंटीग्रेट करना है? जैसे मान लो अगर ये x होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता? x स्क्वायर बाय 2 होता। तो यहाँ पे x माइनस l इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x माइनस l का होल स्क्वायर बाय 2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट माइनस b यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 12 का होल स्क्वायर बाय 2। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो हाउ टू इंटीग्रेट? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन should be added with the first term, which is always valid, and bracket term is considered as x, while integration. I think it is crystal clear to each and everyone. बोलो क्या? यहाँ तक कोई डाउट? इक्वेशन कैसे लिखना है, इंटीग्रेशन कैसे करना है, एक ओवरव्यू क्लियर हुआ सबको? ठीक है सर, चलिए अब आगे बात करते हैं। फटाफट नोट करेंगे, हो जाए तो डन करेंगे। फटाफट नोट करेंगे, हो जाए तो डन करेंगे। डन एवरीवन? डन, गुड। किसी का बाकी अभी भी? एनीवन लेफ्ट? चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये तो आपका पॉइंट होता है, तो इट वाज इजी। नाउ इफ कॉन्सेंट्रेटेड, वे जो पूछते हैं तो बोलते नहीं हो यार, जल्दी हो गया। देखिए यहाँ पे, इफ कंसंट्रेटेड मोमेंट, अब डबल दो बार इंटीग्रेशन से डिवाइड करके निकालेंगे, बाई के लिए निकालेंगे। अभी तो बस आपको एक सिंपल बताए, जो भी कांस्टेंट होगा फर्स्ट टर्म के साथ ऐड होगा। कंसंट्रेटेड मोमेंट इज एक्टिंग ओवर द स्पैन, देखना यहाँ पे मजा सब, देखना यहाँ पे मजा। मान लीजिए दिस इज अ बीम, और इस बीम पे क्या लगा है मेरे दोस्त? कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा है। लेट अस से L/2. We all know the reaction. M/L. आपका बेंडिंग इक्वेशन थ्रू आउट द बीम सेम रहेगा, वैरी करेगा। तो एक सेक्शन हम ले ले रहे हैं यहाँ पे A to C में, और दूसरा सेक्शन हम ले ले रहे हैं C to D। तो इस दूरी को आप रिप्रेजेंट करो बाय वेरिएबल x। सिमिलरली आपको जो रिप्रेजेंट करना है लेफ्ट हैंड से रिप्रेजेंट करना है, दैट इज x। अब मुझे बताओ, अगर तुम इसको बोलो x1 और इधर तुम बोलो x2, तो फॉर AC व्हाट इज योर बेंडिंग इक्वेशन? जल्दी, फॉर AC व्हाट इज योर बेंडिंग इक्वेशन? यार ऐसे मत करो यार। AC के लिए बेंडिंग इक्वेशन क्या होगा? AC में x1 लेना है, बेंडिंग मोमेंट x1 क्या होगा? माइनस m/l इक्वल्स होगा, बिकॉज़ लेफ्ट टू राइट इट इज गिवन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर मैं बात कर रहा हूं BC के लिए, तो बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन H2 क्या हो गया? नहीं, हमको उस पॉइंट पे थोड़ी निकालना, हम तो रीजन में बात कर रहे हैं ना बेटा प्रशांत। माइनस m/l into x प्लस m, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? ना, राइट द बेंडिंग इक्वेशन। इफ आई टेक द सेक्शन, क्या बोले? फ्रॉम मकॉले साहब ने क्या बोला? टेक द सेक्शन बिफोर द एंड ऑफ द बीम एंड राइट द बेंडिंग इक्वेशन, यही बात बोला उन्होंने। चलिए अशरा मैडम आइए, भाई डिक्लाइन कर देंगे भाई, इतना हिम्मत? हाँ भाई, इधर इंटरनेट इशू, ओके।
Weber. Weber. Yes, from Macaulay. हाँ बेटा, from Macaulay आप इक्वेशन क्या लिखिएगा? minus m by l into x Bending moment at the section xx is equal to minus m by l into x plus plus m into नहीं अभी आप एक्स्ट्रा मत बताइए. so अभी आप एम लिखोगे ना? हाँ अभी आप एम लिखोगे ना? अभी तक जितना पता है इसके आंसर एम लिखोगे ना? yes yes अब जब आप ये लिख रहे हो, you put the braces after each term to indicate whether the next term is valid or not. yes आप लोग आप पढ़े हुए. ओके, वो क्लास लगाया हुआ है, जैसे उसने करेक्ट किया ना समझ गया. उसने क्लास लगाई हुई है. हाँ भाई. अच्छा मैडम. हेलो हाँ बेटा, हाँ यहाँ पे समझिए. हाँ बेटी, यहाँ पे आपने बेंडिंग इक्वेशन को एंड किया. हाँ You write the bending equation, you put the braces after each term. Some issues there. Let me correct someone else. Okay. Because yes sir okay. तो भैया अभी तक जो मकौले साहब ने बोला था जी कि write the equation before the end of the beat and put the braces after each term to indicate whether the next term is valid or not. Right? जी sir ठीक है. तो अब अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म बोलूं और इधर मैं इसको सेकंड टर्म बोलूं तो फॉर एसी रीजन में x कहां तक कहां वैलिड है? इसी रीजन के लिए फर्स्ट टर्म ही करें x कहां से कहां तक वैलिड है बताइए ना. x l/4 तक L/4 क्या बोल अच्छा रहे रीजन नहीं l/2 तक 0 से हो? L/2 तक. तो अगर L/2 तक वैलिड है 0 से L/2 0 नॉट इंक्लूडेड तो यहाँ पे सिचुएशन में क्या लग रहा है? फर्स्ट टर्म 0 होगा या नेगेटिव होगा? नहीं सेकंड टर्म इसमें तो ये छोड़ो, इसको मत देखो, इसको देख के बताओ. अभी इसको छोड़ो. इसके अंदर गेम को देख करके लग रहा है कि होना चाहिए होना चाहिए भाई. होता है वैलिड. यस सर होता है वैलिड. होता है वैलिड. हाँ सर. बीसी पोर्शन में आइए. x कहां से कहां तक वैलिड करेगा? बीसी पोर्शन में x सी से लेंगे ना सर हाँ. ये से लेंगे भैया x आपका a से स्टार्ट. l/2 to l हाँ L/2 to L. कौन सा टर्म वैलिड कौन सा नहीं वैलिड? दोनों वैल्यू बड़ा टेंशन हो गया भाई. यस सर है ना? दिल बोलता है ये सही है, मकौले साहब बोलता है ये सही है. कंफ्यूजन कर दिया तो मकौले है. यस गलत हो गया ना भैया. इसके अनुसार गलत हो गया. अब देखो एक चेंज करिए. हमने जो मोमेंट जहाँ पे लगा उसका 2 से मल्टीप्लाई किया और पावर 0 कर दी. जी अब बोलो तो अभी क्या फर्क पड़ता है कोई फर्क पड़ता है? पावर 0 पावर नहीं देखना पहले, आपको ब्रैकेट टर्म देखना है. यस सर आपको पावर नहीं देखना, आपको ब्रैकेट टर्म देखना है. अब बोलो जब 0 to L/2 होगा क्या दूसरा टर्म वैलिड होगा? नहीं नहीं होगा. नहीं होगा सर समझ में आ गया? यस सर हाँ भाई थैंक यू. चलो समझ क्यों हमने मोमेंट वो खुद में मोमेंट है लेकिन उसके बाद भी हम उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके पावर 0 किए हैं. ये बात क्लियर हुआ क्योंकि अगर हम नहीं करते तो आपका ये जो टर्म है हमेशा के लिए वैलिड हो जाता, व्हिच इज रॉन्ग. तो इसी रीजन से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और पावर 0 किया ताकि हम ये बता सके कि इस रीजन में वैलिड है या नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको पावर 0 करके बंद करके क्या पावर 0 करके नेगेटिव का वैलिड हो रहा. अब कोई वैलिड होगा जब 0 to L/2 है वो ये वैलिड ही नहीं है. इसको देख रही हो क्या? ये भैया ये तो सिग्नेचर, ये तो इसका डायरेक्शन के लिए है. आपका ब्रैकेट टर्म नेगेटिव है 0, ये तो आपका जो सैगिंग या हॉगिंग ये बताएगा. कुछ गए ब्रैकेट टर्म आपका नेगेटिव है 0. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अगर कंसंट्रेटेड मोमेंट है तो कंसंट्रेटेड मोमेंट के साथ नहीं भैया ब्रैकेट टर्म को नेगेटिव 0 देखना है. नहीं सर ऐसा क्यों लिखें? क्या नहीं आई अब हम तुमको बुलाते हो बेटा. अब हम तुमको बुलाते हो. हाँ बोलो कौन सा ऐसा क्यों लिखें? गुड इवनिंग सर. हाँ बोलिए बोलिए. सर तो सिंपली इंटीग्रेट करते हैं ना सर x - l/2 और 0 लिखने से क्या फायदा? क्या सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं? आपको वैलिडिटी बतानी है कि नहीं बतानी है? क्या टर्म वैलिड होगा कितनी रीजन में? सर ये कोई भी एसी रीजन के लिए 0 से l/2 स्टार्ट टर्म वैलिड हो जाता है. कैसे वैलिड हो जाएगा भाई? अरे भाई मेरे को यहाँ पे पहले पूछा कि नहीं लिखा है? क्या इसी रीजन में सारे टर्म वैलिड है? नहीं सर इसी रीजन में वैलिड क्या वहाँ पे? यस सर. वैलिड है? नहीं है ना? नहीं उसमें वैलिड नहीं है सर. नहीं वैलिड. भैया जब मकौले ने क्वेश्चन लिखा है तो वैलिड हो जाएगा उस रीजन में. जब मकौले साहब ने क्वेश्चन लिखवाया उस रीजन में वैलिड हो जाएगा. नहीं सर उस रीजन में नहीं होगा ना, उसमें भी वैलिड होना चाहिए. तो कैसे वैलिड करेंगे? पूरी का एक चीज एक चीज और नहीं सर पावर लेस देने से क्या फायदा सर? मतलब कि क्या करना मतलब कैसे इंटीग्रेट करना है? इंटीग्रेट करना दिखाया कि नहीं दिखाया? हाँ मतलब कि वैल्यू कैसे निकालेंगे सर इससे? वो एक के बारे में पूरा ग्रंथ सीख जाओगे जी. धीरे धीरे ना एक के बारे में दिमाग में सब ज्यादा फट जाएगा दिमाग. हाँ वही उसमें से चल रहा हूँ उसमें से उतना मत सोचिए धीरे धीरे क्वेश्चन बनवाएंगे. यस ठीक है यस चलिए. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्यों हमने मोमेंट के साथ दूरी को मल्टीप्लाई किया और पावर 0 किया? चलिए बहुत ही बढ़िया. अच्छा मान लो इसका एक बार इंटीग्रेशन करते हैं. मान लो इसका एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको मानेंगे x. तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा? भैया इसको मानेंगे x तो x का पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. बहुत बढ़िया. चलो स्मार्ट हो गए हो तुम लोग. धीरे धीरे और स्मार्ट बनाते. चलो ठीक है. अगला है इफ UDL और UBL start and ends within the span. स्पैन में स्टार्ट हुआ, स्पैन में खत्म हो गया.
देखिए यहाँ पे समझो, जैसे मान लीजिए इसलिए ऐसे किए कि इसलिए कैसे किए, मकौले मेथड को वैलिड कराता इसलिए ऐसा किया, इसलिए कैसा किया, क्या पूछना क्या चाहते हैं बोलिए। हेलो, जब सर हम थ्रू आउट द बीम जो हम इक्वेशन लिखे स्टार्टिंग में तो मेरे को लगा कि ये दोनों वैलिड होगा। हाँ हेलो, लेकिन तो यहाँ सेकंड वाला टर्म में जो सर टर्म था यहाँ पे कोएफिशिएंट में 1 था, इसलिए हम इस टर्म को ऐसा लिख दिए तो वहाँ पे मेरे को दिखने लगा कि मेरा मेथड जो है वो वैलिड कर रहा है। राइट, मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बदलना चाहिए ना, जी मेरा बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं बदलना चाहिए ना, जी राइट। तो इसी कारण से फॉर मकौले टू बी वैलिड इन अ प्रिज्मेटिक बीम इवन व्हेन द कंसंट्रेटेड मोमेंट इज एक्टिंग, व्हेन योर बेंडिंग इक्वेशन इज चेंजिंग, वहां पे वैलिड होना है। तो कैसे वैलिड होना है, हमको उसका कुछ ऑप्शन देखना पड़ेगा ना, क्योंकि वैलिड नहीं हो रहा था। अगर हम -L/2 नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते पावर 0 करके तो वैलिड नहीं होता, इसका हमने ऐसे करना पड़ेगा। यस सर, ठीक है, यस थैंक यू सर। ओके। देखो लाइफ का ये फायदा है कि नहीं है, मन में कोई डाउट आया पूछ लीजिए, रिकॉर्डेड में ये कर पाओगे जी। हां, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं हुआ हाइड्रोलॉजी इरिगेशन जैसा कि हवा में पढ़ लेंगे हो जाएगा। ये सब्जेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर ये सब सब्जेक्ट रिकॉर्डेड नहीं पढ़ा जाता है, समझे। ये सब सब्जेक्ट बहुत से डाउट्स आते हैं और वो डाउट अपने से पूछने से क्लियर होंगे। चलिए देखिए यहाँ पे तो यूडीएल है, आपके बीम पे लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो कितने रीजन ऑफ बेंडिंग इक्वेशन दिखेंगे, जहाँ पे बेंडिंग इक्वेशन अलग-अलग दिखेगा, कितने रीजन दिखेंगे बताओ? 3 रीजन दिखेंगे, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, टेक द सेक्शन बिफोर द एंड ऑफ द बीम। तो हम मकौले साहब क्या बोले ना कि यार देखो अगर हम ऐसा करते तो एरर आ जाएगा। कभी भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के अगर लगा है तो हमको सेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पे लेना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, काम करो, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को लेना है उसको ऐसा नहीं करना कि पूरी से मल्टीप्लाई करना है, उसका जब लोड होगा वो भी एक्स टर्म कंटेन कर रहा होगा, वेरिएबल टर्म कंटेन कर रहा होगा। उन्होंने क्या बोला कि काम करो, उस यूडीएल को एक्सटेंड कर टिल द एंड ऑफ द बीम, और जितना आपने अप्लाई किया है उसका ऑपोजिट क्या कर दो, अप्लाई करो। दिस वाज गिवन, राइट, ये आपको गिवन था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, यूडीएल स्टार्ट और एंड स्पैन के अंदर ही हो जा रहा था। जो मेरा सेक्शन कट रहा है वो सेक्शन मेरा यूडीएल को कट नहीं कर रहा है। तो मकौले साहब ने क्या देखा कि इससे गलत आंसर आ रहा है। उन्होंने क्या बोले, काम करो कि यूडीएल को सेक्शन में कंसीडर करो। कैसे कंसीडर करेंगे, उसको एक्सटेंड कर दो टिल द एंड, और जितना आपने अप्लाई किया उसका ऑपोजिट अप्लाई करो। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास क्या है, यूडीएल है। अगेन कितने रीजन बनेंगे बेंडिंग इक्वेशन के, अगेन कितने रीजन बनेंगे, 3 बनेंगे। तो फिर मकौले साहब ने बोला इसको कहां तक स्ट्रेच कर दो, इसको कहां तक स्ट्रेच कर दो, बीम के एंड तक, और जितना आपने अप्लाई किया है उसका ऑपोजिट अप्लाई करो। अब जब सेक्शन लोगे, जो आपने अप्लाई किया या जो ऑपोजिट लगाया है, दोनों से सेक्शन पास करेगा क्या, चेक करो। स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं, जहां से आपका एंड हुआ है वहां से लेके एंड तक। भैया मेरे आपको कैलकुलेशन थोड़ी करना है, ये सब चीज ऑब्जेक्टिव में आपको क्या बनाने आएगा नहीं। आपसे बोलेगा कि मुझे इस बीम के लिए मकौले मेथड लगाना है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट वे ऑफ टेकिंग द सेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे बोलो क्या, आपको सवाल आएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट वे ऑफ टेकिंग द सेक्शन, 4 ऑप्शन आपको दे दिए। तो आपको ये पता रहेगा तभी तो बता पाओगे कि हमको यार लोड उसको एक्सटेंड करना है। समझ आया? हमने आपको क्या बोला कि अगर आपका यूडीएल है, यूडीएल बीम पे स्टार्ट हो रहा है, बीम पे खत्म हो रहा है, तो उस सिचुएशन में मकौले साहब ने क्या पाया कि भाई सेक्शन अगर एंड पे लेंगे तो मेरा एरर आ रहा है आंसर में। उन्होंने क्या बोला कि भाई जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसको एक्सटेंड कर दो टिल द एंड, और जो भी आपने अप्लाई किया है उसका ऑपोजिट आप रिप्रेजेंट कर दो और फिर सेक्शन लो, यू विल गेट द राइट रिजल्ट। ठीक है विश्वजीत, बोलोगे बेटा? चलिए अब न्यूमेरिकल कर लेंगे, सारा और क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल देख लेंगे, क्या ये आपकी कन्वेंशनल जाएगा क्या? विल दिस कम इन योर कन्वेंशनल? नो, मतलब ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, कन्वेंशनल में आएगा। ईएससी कन्वेंशनल, मेंस कन्वेंशनल, ये आपको पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये आपको क्या पूछेगा, जो मैंने पॉइंट्स आपको लिखा है ना, कंसंट्रेटेड मोमेंट वाला, यूडीएल वाला, इंटीग्रेशन वाला, ये सारे आपके पॉइंट्स में कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी नोट करोगे, जल्दी नोट करोगे। मैं पहले बोल रहा हूं, ये मत समझना कि इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि एमएसक्यू एक ऐसा पार्ट ऐड हो गया जहां पे अगर मैं इस साल भी देखूं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो स्ट्रक्चर का जिसको डीप नॉलेज वही बता सकता है। डीप नॉलेज का मतलब सिंपल पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर पढ़े हुए तो जवाब दे दोगे, नहीं पढ़े तो नहीं दे पाओगे। सर तो सर यहाँ यूडीएल में ऊपर और नीचे वाला अलग सॉल्व करके नहीं, जैसे इसको 1 मान लीजिए, इसको पूरे को 1 मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, ठीक है। फिर दोनों के लिए क्वेश्चन लिख देंगे। अनिकेत, इसको 1 मान लीजिए बेटा, ठीक है, ऊपर वाले को पूरे को 1 मान लीजिए, और इसको सेकंड यूडीएल मान लीजिए, और फिर एनालिसिस कर लेंगे। हो गया? क्वेश्चन पे आए? कल आपका स्पेशल है, पता है ना? कल आपका स्पेशल क्लास है। एक दिन गैप करके बोला है मैंने, एक दिन गैप करके बोला है मैंने। डन? डन एवरीवन? लिंक आई विल शेयरिंग आफ्टर द क्लास इन द डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमको बस यही समझना है कि यूज कैसे करना है मकौले मेथड। यस, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वंस कि यूज कैसे किया जाए। हमने सारा थ्योरी तो पढ़ लिया, एक बार क्वेश्चन बना लेते हैं, सारा क्लैरिटी आ जाएगा। कब वैलिड या इनवैलिड कैसे चेक होगा, ठीक है। फॉर द बीम शोन इन द फिगर, determine slope at ends, determine slope at ends and deflection at center.
using Macaulay's method, देखिए आप सब लोग तो वही बीम ले लेते, सिंपली सपोर्टेड बीम पे पॉइंट लोड लगाए हैं, लेकिन आपका थोड़ा मैथमेटिक्स चेक करने के लिए L/3 कर लिए। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। रिएक्शन तो P होगा, सिमेट्री है। अनिकेत कहाँ गए भाई? So the reaction is P and P. हाँ सर। I will take the section just before the end of the beam. हम लेफ्ट को स्टार्ट मान रहे हैं, राइट को एंड मान रहे हैं। अनिकेत इक्वेशन लिखवाइए। इक्वेशन सर P into x P into x minus P into x minus L by 3 गुड, minus P into x minus 2L by 3। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करें? अभी सर बेसिस डालेंगे और इसके बाद आफ्टर ईच टर्म इंडिकेट की अगला टर्म वैलिड है या नहीं। नाउ mx को मैं क्या लिख सकता हूं? कैन आई राइट एज ei d2y upon dx। दिस इज इक्वल टू px minus p into x minus L by 3 minus p into x minus 2L by 3। ठीक है, चलिए इंटीग्रेट कराइए। ये मेरा पहला इक्वेशन है, इंटीग्रेट कराएंगे। सर ये हो जाएगा pi into dy by dx। इंटीग्रेट 1 on both sides। अब डबल क्या बोल रहे हैं? pi into dy by dx ei into dy by dx equal to px square by 2 plus c1 बहुत बढ़िया, minus p into x minus L by 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बहुत बढ़िया। प्लस c1 में आ जाएगा सर हाँ, x minus 2L by 3 का होल स्क्वायर by 2। हो गया और कुछ आना है? नहीं सर कांस्टेंट 1 में हो जाएगा। कांस्टेंट आ गया, आपने डाल दिया। फिर से इंटीग्रेट कराइए। इंटीग्रेट 2 on both sides। अब आप इंटीग्रेट कराओगे तो क्या होगा? y आ जाएगा सर ei नहीं y, ठीक है, आगे इक्वल टू px क्यूब बाय 6 हाँ प्लस c1 स्क्वायर बाय 2 c1x हाँ प्लस c2 हाँ माइनस p into x minus L by 3 का होल क्यूब बाय 6 x minus L by 3 L by 3 का होल क्यूब बाय 3 होता है, नीचे में 2 ऑलरेडी था तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा नेक्स्ट माइनस p into x minus 2L by 3 का होल क्यूब बाय 6। चलिए बढ़िया, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब मेरा जो इक्वेशन है स्लोप और डिफ्लेक्शन का, उसमें क्या प्रेजेंट है? कांस्टेंट है कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो कांस्टेंट को कैसे रिमूव करेंगे? बाउंड्री कंडीशन बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन को क्या बनाना पड़ेगा? डिफ्लेक्टेड का रिफ्लेक्टेड करना, ऐसे बनेगा। यस सर तो क्या चीज पे तुम एश्योर हो? क्या क्या तुमको पता है कि ये तो यही होगा? एंड्स में डिफ्लेक्शन 0 और सेंटर में स्लोप 0। बहुत बढ़िया। एट ए एंड एट बी द डिफ्लेक्शन इज 0, y is 0 एंड एट सेंटर जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है एट x बराबर L by 2 आपका स्लोप क्या होगा? विल बी इक्वल टू 0। थैंक यू भैया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट अभी पूछोगे? यहां तक किसी को कोई भी डाउट अभी पूछोगे? पक्का? बढ़िया आगे, बढ़िया आगे। यस, देखिए आगे सुना हो, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। अच्छा, अब यहां पे देखो, हमको क्या पता है? x बराबर 0 y बराबर 0 पता है क्या? तो जब हम x बराबर 0 y बराबर 0 पुट करेंगे तो मेरा c2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? चेक करो तो। आपने x 0 पुट किया, y 0 आ रहा है, आपका c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे x 0 वैल्यू 0, देखो तुम समझाते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, राइट? देखो यहाँ पे y 0 हो गया, 0 बराबर ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 प्लस c2। अब यहाँ देखो x 0 मतलब ब्रैकेट टर्म क्या हो गया? x का वैल्यू तुमने 0 पुट किया मतलब ब्रैकेट टर्म क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और अगर ब्रैकेट टर्म नेगेटिव हो गया तो वैलिड या इनवैलिड? अगर ब्रैकेट टर्म नेगेटिव हो गया तो वैलिड या इनवैलिड? इनवैलिड। अगेन यू पुट x इक्वल टू 0 द ब्रैकेट टर्म इज, अगेन यू पुट x इक्वल टू 0 द ब्रैकेट टर्म इज इनवैलिड। हां भाई, रोहित भाई समझ में आया? रोहित भाई समझ में आया कैसे वैलिड इनवैलिड चेक कर रहे हैं? चलिए अगला बात करते हैं। अब आप चाहो तो d पे जा सकते हो, आप चाहो तो L/2 पे बात कर सकते हो। मुझे L/2 पे ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इस कारण से इसी में बात करें। एट x बराबर L/2 dy by dx इज इक्वल टू 0। हां सर, एट x बराबर L/2 dy by dx इज इक्वल टू 0। तो पुट करिए वैल्यू dy by dx इक्वल टू 0। कौन सा टर्म वैलिड नहीं होगा? कौन सा टर्म वैलिड नहीं होगा? थर्ड टर्म वैलिड होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो 0 बराबर p/2 x स्क्वायर है यहाँ पे, x स्क्वायर L/2 का होल स्क्वायर प्लस c1। ठीक है, अब ये वाला टर्म तो वैलिड होगा क्योंकि ब्रैकेट टर्म पॉजिटिव है। L/2 माइनस L/3, L/2 माइनस L/3, डायरेक्ट लिख दूं L/6, डायरेक्ट लिख दूं L/6। बोलो यार, बताया है ना बार बार, चीख के बताया है हर बार, और लास्ट में आपका वैलिड है ही नहीं। तो c1 बराबर क्या हो गया? माइनस pL² / 8 प्लस, क्योंकि सही लगा, ये हो जाएगा प्लस pL² डिवाइडेड बाई 36 टू 72। यस और नो? तो एलसीएम हो गया 72, 8 9 जा, और ये तो आपका 1 हो गया। तो -8 का टेबल में 72 आता है क्या? एकदम आता है। वैल्यू क्या हो गया? -pL² / 9। किसी को कोई डाउट है?
किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? C1 बराबर माइनस PL स्क्वायर बाई 9, C1 बराबर माइनस PL स्क्वायर बाई 9। अब तो इजी हो गया ना यार, अब जो भी निकालने वाला निकाल लोगे, अब जो भी निकालने वाला निकाल लोगे। यू नो द वैल्यू C1 C2। अब h का वैल्यू पुट करोगे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए इन द करस्पॉन्डिंग फार्मूला। अगर आप h का जो वैल्यू पुट कर रहे हो उसके कारण पॉजिटिव होगा, टर्म कैंसिल होगा, नेगेटिव 0 है, टर्म कैंसिल नहीं होगा। निकाल सकते हैं सर, निकाल सकते हैं, टेल मी यस और नो। सो सबसे पहला मेरे को क्या बोल रहा है, स्लोप एट a। व्हेन आई से स्लोप एट a, x बराबर क्या होगा? व्हेन आई से स्लोप एट a, x बराबर क्या होगा? 0 होगा। सो ये मेरा फार्मूला EI dy by dx, this is equal to p into h square। h आपका 0 हो गया, चला गया टर्म, यहाँ पे आ गया C1। C1 आपने क्या निकाला है? माइनस PL स्क्वायर बाई 9। क्या और कोई टर्म वैलिड होगा क्या? यू पुट h इक्वल टू 0, क्या और कोई टर्म वैलिड होगा क्या? नहीं होगा। तो स्लोप एट h इज इक्वल टू 0 माइनस PL स्क्वायर बाई 9 EI। साइन कन्वेंशन बाद में देखेंगे, अभी के लिए क्लियर है? अच्छा, आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, कल मैंने बता भी दिया था आपको। आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? कल बताया आपको, इट इज क्लॉकवाइज, इट इज क्लॉकवाइज। अभी हमको डायग्राम नहीं देख रहे हैं, अभी हमको डायग्राम नहीं देखे थे, हमने इसे किससे बताया? जरा यहाँ चेक करो, लुक एट द डिफ्लेक्टेड शेप। क्या दिख रहा है? क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है? स्लोप एट ए क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब आपने जो निकाला वो सही निकाला कि गलत निकाला? मतलब आपने जो निकाला सही निकाला, गलत निकाला? सही निकाला। अब बताओ सिमेट्रिकल लोडिंग है तो स्लोप एट बी क्या आना चाहिए? मैग्नीट्यूड वाइज सेम आना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो अगर डायरेक्शन वाइज अपोजिट है तो आपका वैल्यू प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? प्लस में आएगा, राइट? चलिए अब निकाल के भी देख लेते हैं। भैया इतने एश्योरिटी से आप बोल रहे हो तो निकालना भी तो पड़ेगा, हवा में तो बात करेंगे नहीं। स्लोप एट बी, तो जब स्लोप एट बी बात करो तो x बराबर क्या हो गया? l हो गया। अब x बराबर l हो गया, सारा टर्म वैलिड हो गया। x बराबर l हो गया, सारा टर्म वैलिड हो गया। देखो EI dy by dx इज इक्वल टू, ये वाला वैल्यू क्या हो गया? PL स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। C1 का वैल्यू क्या आपका? माइनस PL स्क्वायर बाई 9। यहाँ पे आप L पुट करोगे, L माइनस L बाई 3 क्या हो जाएगा दोस्त? L माइनस L बाई 3 2L बाई 3, तो माइनस ऑफ P इंटू 2L बाई 3 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस L माइनस 12 बाई 3 L बाई 3, तो माइनस P इंटू L बाई 3 का होल स्क्वायर बाई 2। इसमें किसी को कोई भी डाउट है कभी बोल दो, सिंपल कैलकुलेशन करें हम लोग। क्लियर है? ये हो गया आपका PL स्क्वायर बाई 2, इधर हो गया आपका PL स्क्वायर बाई 9 माइनस ये हो जाएगा 2PL स्क्वायर बाई 9, इधर हो जाएगा PL स्क्वायर बाई 18। हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा भैया 4 या नीचे 2 नहीं दिख रहा है? अबे नीचे 2 नहीं दिख रहा है तो एलसीएम क्या हो गया? 18 हो गया, एलसीएम 18 हो गया। 2 9 जा 9 2 जा 9 2 जा 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू 9 आ गया सर पॉजिटिव, बोलोगे यार आ गया पॉजिटिव। PL स्क्वायर बाई 9 EI डिवाइड बाय dx, तो आपका स्लोप था। अभी प्लस आ रहा है, विच इंडिकेट्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। प्लस आ रहा है तो क्या इंडिकेट कर रहा है? एंटी। सर समझ में आता है तो चीजें अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती है? बोलो, अगर समझ में आता है तो रिजल्ट निकाल रहे हो, मैच होता है तो फीलिंग आती है वी आर डूइंग गुड, अच्छा कर रहे हो, ये अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, आया ना? एकदम। चलिए क्लियर है यहाँ तक? स्लोप एट बी, स्लोप एट ए, स्लोप एट बी, स्लोप एट ए। अब क्या बच गया अपना? अब क्या बच गया अपना? डिफ्लेक्शन एट सेंटर। तो सेंटर अगर है तो x बराबर क्या हो जाएगा? सेंटर अगर है तो x बराबर क्या हो जाएगा? L/2। सेंटर अगर है तो x बराबर क्या हो जाएगा? L/2। अब देखो यहाँ पे कौन सा टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा? कौन सा टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इनवैलिड हो जाएगा। तो EIY इज इक्वल टू P इंटू x क्यूब बाई 6, P इंटू L/2 का होल क्यूब बाई 6 प्लस P1x दैट C1 कितना है? माइनस PL स्क्वायर बाई 9, सो माइनस ऑफ PL स्क्वायर बाई 9 और x आपका कितना हो गया? L/2। ठीक है, C2 आपका 0 था। चलिए फिर ये वाला टर्म आपका वैलिड है, सो माइनस P इंटू L/2 माइनस L/3 का होल क्यूब बाई 6। और कुछ आएगा क्या? और कुछ नहीं आएगा ना? हो गया, हो गया सबका, बोलो क्या? अब देखो आप कैसे बनाएंगे? PL क्यूब डिवाइडेड बाई 48 प्लस यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस PL क्यूब डिवाइडेड बाई 18 माइनस ये हो गया L/6 P इंटू L क्यूब डिवाइडेड बाई 6 का होल क्यूब इंटू 6। भैया एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, तो अगर एलसीएम लेना है तो कैसे करेंगे? तरीका बनाए थे, तरीका बनाए थे। यस, तो सबसे पहले क्या ले ले? चेक करो, 2 ले ले, 2 24 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा, 6 का होल क्यूब इंटू 3 हो जाएगा। बोलो यार, फिर अब किसको ले? उसके बाद हम ले लेते हैं 3 को। 3 को अगर हम लेते हैं 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, ये हो गया 6 का होल क्यूब। अब कॉमन नहीं दिख रहा तो 2 पे जाना पड़ेगा, पहले सारे ट्राई किए, जब सारा नहीं हुआ तो 2 पे गए। तो अब यहाँ पे देखो हम 8 ले रहे हैं, तो अगर हम 8 ले रहे हैं तो 6 का क्यूब है, तो 6 में 2 इंटू 3 आता है, तो 2 का क्यूब निकल गया, बचा क्या आपका? 3 का क्यूब बचा। अब किसका लेंगे? 3 का लेंगे, ये हो गया ना? मजा आया सर? मजा आया? ये आपका क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 9, बहुत बढ़िया। PL क्यूब यहाँ कर देखो, 48
8 6 48 दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो यहाँ की करना तरीका अगर समझ गए तो 8 3 जा 24 3 जा 70 फाइन दिख रहा है। तो 2 का होल क्यूब निकल गया, बचा 3 का होल क्यूब, वो भी निकल गया। वैल्यू क्या हो गया 2 3 जा 6 अभी निकल जाएगा, अभी निकल जाएगा, चेक कर दो। -23 डिवाइडेड बाय, तो 10 दूनी 8 11 7 4 648। मजा आया सर? मैंने क्या बोला, मैं कैलकुलेशन ही साथ साथ सिखा रहा हूं। कितने लोगों को ये समझ आया सर ये वाला पार्ट कैसे कि 24 into 27 24 into 27 कैसे हो गया? 24 into 27 करना था, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 30 - 3। तो ये सब दिमाग में चलता है, आपको भी सीख जाओगे धीरे धीरे। चलिए बनाएंगे दोस्तों। तो मकौले आपके प्रीलिम्स या गेट एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, पूरा पार्ट देकर क्लास। लेकिन हाँ, अगर आप मेंस का पेपर दे रहे हो, चाहे वो बीएससी का मेंस हो, अरे एक ही बार बोला नोट्स एक बार बनेगा, यस और नो पढ़ेंगे ऐसे नहीं होता नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है ना, टाइम वेस्ट। चलो इसमें कॉलेज एग्जाम इसी सब में आता है। कॉलेज एग्जाम के लिए फेवरेट टॉपिक है ना, क्योंकि टॉपिक होता है कॉलेज एग्जाम, डबल इंटीग्रेशन मकौले। क्योंकि ये गलती करोगे, कॉपी जो एग्जामिनेशन हॉल का कॉपी होता है, लगता है कि इतना सजा के लगता है कि लगता है सजाने में जल्दी हो करोगे। ठीक है, पिक्चर मोमेंट का पैसा पढ़ाएंगे हम लोग, सब कितना इजी तो उस तरीके से पढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर में अगर मेरे को कोई टॉपिक सबसे ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में, वो है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सबसे ज्यादा मजा आता है टॉपिक पढ़ाने में। चलिए हो गया सबका डन डन। सो दिस कंप्लीट्स योर Macaulay's मेथड। ठीक है, दिस कंप्लीट्स, याद क्लियर है? अब हम आते हैं, ये जो मेथड है ना, इसी मेथड पे हमको क्या करना है, 2.5 घंटे करीब से इस मेथड को देना है। ठीक है, 2.5 घंटे करीब से ये मेथड लेगा, 2.5 घंटे करीब से ये मेथड लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड सर, यही मेथड हम लोग स्ट्रक्चर में यूज करेंगे, यही मेथड हम लोग स्ट्रक्चर में यूज करेंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो आप ब्रसेस के किसी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, फ्रेम में हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, रोटेशन, ये जो भी आप निकालते हो ना, ये सब इसी मेथड से बनता है। समझे? तो मेथड इंपॉर्टेंट है यानी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग, सिर्फ सॉन्ग में नहीं, आगे भी। इज इट क्लियर? आगे भी यूज है कुछ नहीं। अच्छा तो सबसे पहली बात आप यूज कब कर सकते हो, देखो समझो बात को ध्यान से। डबल इंटीग्रेशन में प्रिज्मेटिक में यूज कर सकते थे, नॉन प्रिज्मेटिक में नहीं। मकौले में प्रिज्मेटिक में यूज कर सकते थे, नॉन प्रिज्मेटिक में नहीं। लेकिन जब आप बात कर रहे हो स्ट्रेन एनर्जी मेथड में, तो चाहे वो प्रिज्मेटिक हो चाहे वो नॉन प्रिज्मेटिक हो, दोनों में यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, दिस मेथड कैन बी यूज्ड both for prismatic and non-prismatic beam, दोनों के लिए यूज आप कर सकते। सेकंड, डबल इंटीग्रेशन मेथड कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन बेंडिंग इक्वेशन वैरी अक्रॉस द लेंथ। अगर बेंडिंग इक्वेशन बीम के अलोंग वैरी कर रहा होगा तो हमें डबल इंटीग्रेशन यूज नहीं कर सकते थे। इसको ओवरकम किसने किया? मकौले साहब ने कर दिया। स्ट्रेन एनर्जी में भी अगर आपका बेंडिंग इक्वेशन वैरी कर रहा है, आप यूज कर सकते हो। तो भाई ये सबका बाप है या नहीं? हर जगह यूज हो जाता है। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? This method can be used when bending equation varies along the beam. ठीक है, वैरी कर रहा है बीम के along। अगला पॉइंट, अब देखो अभी तक आप जो स्ट्रक्चर डील कर रहे थे वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर था, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, राइट? अब अगर मान लो कर्व है या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, तो वहां पे भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं। देखो आप, this method can be used for the analysis of cantilever frame and arch. Cantilever frame and arch क्या है भाई cantilever frame? देखो यहाँ पे, जैसे मान लो cantilever का क्या मतलब होता है? एक एंड फ्री, दूसरा एंड फिक्स। तो आपको ये फ्रेम दिख रहा है, दिस इज द फ्रेम, एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड आपका क्या है? फ्री है। ठीक है, फिर और क्या बोले? कैन बी यूज्ड फॉर कैंटिलीवर आर्च। ठीक है, ये वाला आपका क्या हो गया? दिस इज योर कैंटिलीवर फ्रेम। इसमें स्लोप डिफ्लेक्शन जो भी निकालना है क्या यूज करेंगे? इसमें स्लोप डिफ्लेक्शन जो भी निकालना क्या यूज करेंगे हम लोग? स्ट्रेन एनर्जी मेथड यूज करेंगे। ये आपका कैंटिलीवर आर्च है, तो यहां भी अगर हमको निकालना क्या यूज करेंगे? विल यूज द स्ट्रेन एनर्जी मेथड। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
जाए कैंटिलीवर आर्च में क्या है? इट इज नॉट फॉर लार्ज स्पैन, छोटे स्पैन के लिए होता है, ज्यादा स्पैन के लिए आप नहीं बनाते। चलिए प्लीज नोट फर्स्ट, इसमें तो क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका गेट में, करवाएंगे सब बाद में। प्लीज नोट फर्स्ट, ये सबका बाप है, हर जगह यूज हो जाएगा। अभी जैसे जैसे मैं मेथड पढ़ाते जाऊंगा आपके मन में आएगा सर एग्जाम में कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, तो उसका भी जवाब आगे देंगे, टेंशन नहीं लेना है ना। टेंशन कर दो एकदम साइड, दम शांति से पढ़ो, टेंशन नहीं को। चलो हो जाएगा तो डन करेंगे सब लोग, हो जाएगा तो डन करेंगे सब लोग। डन, चलिए अब देखिए आपने तो मेथड के बारे में हमने बता दिया। नाउ स्ट्रेन एनर्जी जब पढ़ लेते हम लोग तो वहां हमने कुछ assumptions लिया था, assumptions in strain energy। अब थोड़ा स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ पार्ट है जो हमको यहाँ पे कवर करना है, जैसे रिजिडिटी, स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो वी हैव टेकन सर्टेन assumption, क्या क्या assumption हमने लिया था? देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी का नुकसान नहीं है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। क्या मतलब इसका? भैया जितना एक्सटर्नल वर्क डन हुआ वो सारा बॉडी में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन एनर्जी। यही होता है नो लॉस ऑफ एनर्जी, दैट इज entire external work done, entire external work done is stored in the body, is stored in the body in the form of internal energy referred as strain energy, referred as strain energy। उसके बाद और क्या हमने माना था? हमने माना था सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर इज, सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर, सेल्फ वेट को या डेड वेट बोले, सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर इज नेग्लेक्टेड। आपका जो लोड अप्लाई किए हो वो विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, तुम यही मान के चलो, क्योंकि आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड लिमिट एक ही पॉइंट पे माना हुआ है। तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं हुक्स लॉ इज वैलिड? क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं हुक्स लॉ इज वैलिड? यस, दीस आर द assumptions that we are going to take। नोट करेंगे सब लोग। सबका हो जाए तो थम्स अप कर देना। चल ठीक है, हो गया सबका, बहुत बढ़िया। देखिए आगे, देखिए आगे। नाउ माय डियर फ्रेंड, एक्सियल लोड के कारण हमने स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, यस वन, दैट इज p स्क्वायर बाय 2e या सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इनटू वॉल्यूम। ये सारा हमने लिखा हुआ ऑलरेडी, ये सारा हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ड्यू टू एक्सियल लोड हमको फॉर्मूला पता है, हमको यहाँ पे बीम में बेंड हो रहा है, बीम में बेंडिंग आ रहा है, तो जो स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे किसके कारण निकालेंगे? जो स्ट्रेन एनर्जी निकलेगा वो किसके कारण निकलेगा? वो निकलेगा ड्यू टू बेंडिंग, वो निकलेगा ड्यू टू बेंडिंग। सो व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग? ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग? देखिए सब लोग, अगर मान लीजिए दिस इज द बीम, आपका बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट वैरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन ले रहे हैं ऑफ लेंथ ds, और यहां पे क्या मान रहे हैं, ओवर दिस सेक्शन हम क्या मान रहे हैं कि मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या है? बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, ओवर द लेंथ तो वैरी करेगा। बेंडिंग मोमेंट एट दिस सेक्शन इज कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ds, लेकिन अगर पूरे लेंथ पे बात करेंगे तो वैरी करेगा। अब देखो आप एनालिसिस करने के लिए हमने क्रॉस सेक्शन पे गए, क्रॉस सेक्शन पे हम एक फाइबर पे गए, ठीक है। अब जब बेंडिंग डायग्राम बनाते हो मेरे दोस्त, आप जब बेंडिंग डायग्राम बनाते हो तो बेंडिंग डायग्राम में अगर एक साइड टेंशन है तो दूसरे साइड आपको क्या दिखता है? बेंडिंग डायग्राम में अगर एक साइड टेंशन है दूसरे साइड क्या दिखता है दोस्त? कंप्रेशन दिखता है। टेंशन है तो दूसरे साइड कंप्रेशन दिख रहा है, ठीक है। तो सिग्मा मान लो ऊपर में कंप्रेशन मैक्स है, इधर में आपका सिग्मा टेंशन मैक्स है, ठीक है बात। अब देखिए आप किसी भी पर्टिकुलर फाइबर पे मान लेते वैल्यू क्या है? सिग्मा है, जो कि y दूरी पे है, ठीक है। ये जो तुम बना रहे हो क्रॉस सेक्शन के डेप्थ के अलोंग बना रहे हो, ये जो तुम्हारा सिग्मा डायग्राम बन रहा है ये क्रॉस सेक्शन के डेप्थ के अलोंग बन रहा है दोस्त। अब यहाँ पे इस फाइबर पे हमें छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिया dA, ठीक है। तो इस dA एरिया पे ये सिग्मा लग रहा होगा ओवर द लेंथ ऑफ ds, ओवर द लेंथ ऑफ ds। अब जरा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, जरा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। आपका छोटा सा एरिया है dA और छोटा सा लेंथ है ds, ठीक है सर। छोटा सा एरिया है dA क्रॉस सेक्शनल एरिया और छोटा सा लेंथ है ds, जिस पे आपका एक्सियल लोड लग रहा है ड्यू टू बेंडिंग, आपका नॉर्मल लोड लग रहा है, कंप्रेशन लग रहा है। कितना कंप्रेशन लग रहा है? लग रहा है मेरे दोस्त, लग रहा है मेरे दोस्त? टेल मी यस और नो। ये विजुअलाइज कर लिया सब लोगों ने, ये सब लोगों ने ये चीज विजुअलाइज कर लिया? यस। चलिए अब अगर ये
बाद आपने विजुलाइज कर लिया है तो स्ट्रेन एनर्जी ऑन एलिमेंटल एरिया डीए ऑफ लेंथ dx इज, इसको लिख रहे डी यू, क्या लिखोगे बताओ? क्या मैं इसको लिख दूं सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू डीए इंटू डीएक्स? भैया मेरे स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला तुम क्या लिखते हो? सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू वॉल्यूम। आपको सिग्मा लग रहा है ये, ठीक है, एलिमेंटल एरिया हो गया डी, लेंथ हो गया डीएक्स, वॉल्यूम हो गया ये। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भी बताओगे? यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो भी बताओगे? कैसे लिख दिया सर आपने कैसे लिख दिया? अगर किसी को अभी भी डाउट है तो अभी पूछ लो, ठीक है? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ओके, नाउ सो स्ट्रेन एनर्जी फॉर एंटायर वॉल्यूम क्या करोगे? स्ट्रेन एनर्जी फॉर एंटायर वॉल्यूम क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे, वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। यस, वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए 3 इंटीग्रल देते हो, सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू डीए इंटू डीएक्स, ठीक है सर? अब देखो यहाँ पे u बराबर, भाई सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं? m बाई i इंटू y लिख सकते हैं। सिग्मा को हम m बाई i इंटू y लिख सकते हैं। m क्या है यहाँ पे? बेंडिंग इक्वेशन, mx कर दो, m बाई i इंटू y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e इंटू डीए इंटू डीएक्स। अब सब लोग बताओ, यहाँ पे आपको वॉल्यूम इंटीग्रल है mx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ei है, और यहाँ पे मेरा y स्क्वायर dA, मैं जानबूझ के इसको साथ में लिख रहा हूँ, और फिर dx। तो इंटीग्रल ओवर y स्क्वायर dA क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ओवर y स्क्वायर dA क्या हो जाएगा? आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो एरिया इंटीग्रल हट जाएगा, सिंगल इंटीग्रल बच जाएगा, mx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ei इंटीग्रल y स्क्वायर dA इज i इंटू dx। i चला गया, मेरा जो फॉर्मूला बना इंटीग्रल ओवर mx स्क्वायर dx अपॉन 2ei। सर क्या आपको यहाँ पे मैंने कुछ रटवाया है? i स्क्वायर कहाँ? i स्क्वायर ये वाला बोलो, सॉरी दिस इज i स्क्वायर, यप, ठीक है? अभी तक करना है, क्लियर है सर? यहाँ तक क्लियर है सबको? याद? तो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग का इक्वेशन कैसे आया? क्या ये सबको क्लियर हुआ? स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग का इक्वेशन कैसे आया? क्या ये सबको क्लियर हुआ? चलिए गुड, नोट करेंगे। हो जाए तो बता देना सब लोग। बेटा देखो, चीजों को जितना तुम समझते जाते हो, क्या क्लैरिटी उतनी बढ़ती जाती है? बोलो यार, जितना तुम समझते हो उतना चीजें आसान होती जाती है। बैक टू बैक तुमको समझ में आने लगता है क्या चल रहा है ना? चलिए अब वी आर गोइंग टू डिस्कस रिजिडिटी, स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये टर्म आपको बार-बार मिला होगा आपको ऑब्जेक्टिव में, रिजिडिटी, स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं हुआ था? तो लगा कर लियो, जल्दी नोट करेंगे। यस, चलो हो गया। ओके, देखिए अभी सो रिजिडिटी, स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी, इसके लिए हम बनाएंगे टेबल। वी विल ड्रॉ अ टेबल जहां पे एक में बनेगा लोडिंग, एक में हम लोग लिखेंगे रिजिडिटी, दूसरे में लिखेंगे स्टिफनेस, या ओके लोडिंग स्ट्रेन एनर्जी फॉर्मूला, देन विल राइट रिजिडिटी, स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये 4 तरीके की लोडिंग हम देखने वाले हैं। देखिए तो लोडिंग, स्ट्रेन एनर्जी, then you have rigidity, stiffness and flexibility। तो सबसे पहला हम बात कर रहे हैं axial loading, then we'll talk about flexural loading, then we talk about the shear loading, and the last we'll talk about the torsional loading। ठीक है सर? देखो अबे सर, axial loading में मेरा स्ट्रेन एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? axial loading में क्या मेरा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला यही था क्या? p स्क्वायर हाफ इनटू p इनटू डेल्टा, डेल्टा बराबर pr बाय a, p स्क्वायर। हमने पहले ही बोल दिया था कि हम ग्रेजुअल लोडिंग से डील करेंगे, नॉट इन द सडन, वी आर नॉट इन द इंपैक्ट, राइट? अभी हमने फ्लेक्सुरल लोडिंग में मतलब बेंडिंग में हमने फॉर्मूला देखा, क्या देखा? इंटीग्रल ओवर बेंडिंग इक्वेशन का होल स्क्वायर dx अपॉन 2ei देखा हमने। अब देखो शियर लोडिंग जब आएगा तो ये एक्सियल लोडिंग के लिए p था, तो शियर के लिए हम v लग दे रहे हैं, ठीक है? 2 इनटू a,
ई आपका एक्सियल लोडिंग के लिए आया था, मतलब नॉर्मल लोड के लिए आया था। शियर लोडिंग के लिए क्या जाएगा? शियर मॉड्यूलस दैट इज जी और सी, ठीक है। टॉर्शनल में आ रहे हैं तो बेंडिंग मोमेंट की जगह हम क्या कर देंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट कर देंगे। ये हम आगे कराएंगे दोस्त, ठीक है, ये वाला चीज हम आगे कराएंगे। डिवाइडेड बाय 2 ई की जगह आपका क्या आ जाएगा जी, और आई की जगह आ जाएगा आईपी, इसको बोलते हैं पोलर मॉडुलस ऑफ इनर्शिया। ये आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना। अब देखो यहाँ पे, तो अगर मेरे को एक्सियल रिजिडिटी की बात करनी है, इट इज नथिंग बट ए। जितना ज्यादा एक्सियल रिजिडिटी होगा उतना ज्यादा बेंडिंग होगा या उतना कम बेंडिंग, उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा उतना कम डिफॉर्मेशन होगा। उसके लिए डेल्टा बराबर पी बाय ए, जितना बड़ा होगा उतना डिफॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा। और जितना डिफॉर्मेशन कम होगा उतना स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, लोड नहीं लग रहा है। जितना डिफॉर्मेशन कम होगा उतना स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, उतना कम होगा। समझ आ गई बात? तो ये हो गया फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या हो जाएगा, ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। लिंक कर पा रहे हो, लिंक कर पा रहे हो सब लोग। शियर रिजिडिटी एजी, टॉर्शनल रिजिडिटी जीआई। क्लियर है बात? रिजिडिटी सबको समझ में आ गया, रिजिडिटी सबको समझ में आ गया। अब जब हम स्टिफनेस बात करेंगे तो स्टिफनेस क्या होता है, नथिंग बट रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ, रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ। तो रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ हो गया तो क्या हो गया स्टिफनेस, ए बाय एल, ई आई बाय एल, ए जी बाय एल, जी आई पी बाय एल। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अच्छा एक बात, जो ज्यादा स्टिफ होगा वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा या कम फ्लेक्सिबल होगा? जो ज्यादा स्टिफ होगा वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा या कम फ्लेक्सिबल होगा? कम फ्लेक्सिबल होगा। तो जैसे अपने सल्लू भाई है ना, एकदम बॉडी अच्छा खासा बनाए हुए हैं। तो अभी उनका मूवी आया रिसेंट में, तो उनका डांस आपने देखा होगा कि कितना बॉडी उनका फ्लेक्सिबल है ना, अलग ही उसका स्टाइल है डांस करने का, पता ही नहीं चलता डांस क्या कर रहा है ना। अब ये ऋतिक रोशन ले लो, गजब की फ्लेक्सिबिलिटी है ना। तो भैया जो ज्यादा स्टिफ होगा वो कम फ्लेक्सिबल होगा, जो कम स्टिफ होगा वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। सही बात है क्या? तो फ्लेक्सिबिलिटी ये क्या बोलेंगे आप, इट इज इनवर्स ऑफ स्टिफनेस। और यही चीज आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़ोगे। स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपको स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड पढ़ना है, और वहां पे आपको यही पढ़ना है कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ स्टिफनेस, पूरा उसका एनालिसिस करते आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा, एल बाई ए, एल बाई ई आई, एल बाई ए जी, एल बाई जी आई पी। क्लियर है? चलो बोलोगे क्लियर है? चल नोट कर लो। अभी कोई डाउट? देखो मैंने आपको एक ही बात बोला था ना, मेरा सब्जेक्ट खत्म होते होते जितने भी चीज आपके हैं सब आपके कवर हो जाएंगे। मैंने यही बोला था आपको, मैं यही बोला था आपको, जितने भी चीज आपको पढ़ने सब कवर हो जाएंगे। नोट करोगे इसमें। एंड वन थिंग दैट आई ऑलवेज बिलीव, बी ऑन टाइम। आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे जब क्लासेस कर रहे हो, ऑलमोस्ट बहुतों के क्लासेस रीशेड्यूल होते हैं, बट रीशेड्यूल ना, ठीक आई थिंक दैट वाज इंक्लूडिंग दिस। तो सर रिजिडिटी फॉर्मेशन रिलेट किया, रिजिडिटी ज्यादा डिफॉर्मेशन, अगर रिजिडिटी ज्यादा है डिफॉर्मेशन कम होगा। रिजिडिटी पूरे वॉल्यूम में डिफाइन होता है, स्टिफनेस पर यूनिट डिफाइन होता है। क्लियर है दोस्त? तो अभी हमने मेथड पढ़ा है क्या? अभी हमने स्ट्रेन एनर्जी मेथड में कुछ सीखा है क्या? अभी तो हमने स्ट्रेन एनर्जी पढ़ा है, अभी हम मेथड में तो आए ही नहीं है। सही बात है क्या? अभी तो मेथड में आए ही नहीं है, मेथड में आएंगे कल, मेथड में आएंगे कल, ठीक है? क्लियर है दोस्त? बोलोगे ये वाला शियर वाला टॉर्शन वाला हम अगले चैप्टर टॉर्शन में करेंगे, शियर वाला टॉर्शन वाला अगले चैप्टर में करेंगे।